हर जगह धुंध, नदी पर धुंध, मैदानों पर धुंध। जिन टापुओं से नदी गुजरती हुई आती है वहां धुंध। उसी नदी को दूषित करती है जहाजों की कतार भी। और पानी का ये प्रदूषण है एक महान शहर की निशानी। ये शब्द दिल्ली, जकार्ता या फिर बीजिंग के बारे में नहीं लिखे गए हैं। ये शब्द तो महान लेखक चार्ल्स डिकेंस ने लंदन के प्रदूषण के बारे में लिखे थे आज से लगभग 150 साल पहले अपने उपन्यास ब्लीक हाउस में। लंदन की हवा में सांस लेने में सिर्फ उन्हें ही तकलीफ नहीं थी। वैसे लंदन अब भी बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखता है, लेकिन किसी जमाने में ये आज के भारतीय शहरों से भी ज्यादा प्रदूषित था। सर्दियों में कई बार धुएं की एक दीवार सी दिखती है। इस मुद्दे को संजीदगी से लेना जरूरी है। हर साल 70 लाख, हाँ, 70 लाख लोग असमय मौत का शिकार होते हैं वायु प्रदूषण के कारण। शायद इससे आपको पता चले कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को कितना बड़ा खतरा है। 2019 की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रदूषक तत्वों का जमावड़ा है। इसकी तुलना में यूरोप में हवा बहुत साफ है। तो फिर एशिया के शहर लंदन के अतीत से क्या सीख सकते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण को साइलेंट किलर का नाम दिया है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के 2-3 साल घटा रहा है। इससे फेफड़ों को नुकसान हो रहा है और अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। लेकिन ये कण जिन्हें पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वे इतने महीन होते हैं कि वे कहीं भी चले जाते हैं। उनमें सबसे छोटे कण हमारे रक्त प्रवाह में भी चले जाएंगे। वहां से वे हमारे शरीर और उसके तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। एक बड़ी दिक्कत ये है कि ज्यादातर सरकारें मानने लगी हैं कि प्रदूषण तो होगा ही। दरअसल जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ तो वायु प्रदूषण बढ़ने लगा। एशिया के ज्यादातर शहर वैसे ही विकसित हुए हैं जैसे एक सदी से ज्यादा समय पहले औद्योगिक क्रांति के दौरान लंदन विकसित हुआ था। तब पावर इंजनों को चलाने के लिए कोयला जलाया जाता था। उससे ऐसे कण निकलते थे जिनसे कमीज पर धब्बे पड़ जाते थे। इससे चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखकों को धक्का लगा। चिमनियों से निकलता धुआं जैसे स्याह सी फुहार, गिरते धुएं के फाहे उतने बड़े जितने बर्फ के फाहे। डिकेंस का ये विवरण कई दशकों तक प्रासंगिक रहा। उस समय सीवेज की बदबू ने विक्टोरियन लंदन का जीना मुहाल कर दिया था। एक सदी बाद प्रदूषण की वजह से द ग्रेट स्मॉग हुआ, जिसकी वजह से उस समय एक हफ्ते में 4000 लोग मारे गए। सोचिए तब जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि ट्रेनें थम गईं, दुकानें बंद हो गईं और सेहत पर तो इसका बुरा असर पड़ा ही। बड़ी संख्या में लंदन के लोग ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों से मारे गए। आज दिल्ली की हवा ठीक वैसी ही है जैसी एक सदी पहले लंदन की हुआ करती थी। उत्तर भारत में दिल्ली में हम रोजाना औसतन 7 सिगरेटों के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। सर्दियों में यह 20 सिगरेट के बराबर हो जाता है। हालत बहुत खराब है। एक नवजात बच्चे के अंदर भी इतना ही धुआं जा रहा है। मेरे बच्चों के अंदर पिछले साल 2500 सिगरेटों का धुआं गया। समस्या इतनी गंभीर है कि माता-पिता बेबस होकर रह गए हैं। सर्दियों के दौरान दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। आसपास के राज्यों में किसान पराली जलाते हैं। लेकिन भारत के शहरों में ज्यादातर प्रदूषण कोयले के इस्तेमाल और गाड़ियों से होता है। जब मैं 1980 और 90 के दशक में मुंबई में बड़ा हो रहा था तो कार रखना बहुत बड़ी बात होती थी। कुछ परिवारों के पास कारें थीं और पिछले 20 साल में भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण होने के बाद कार लेना तो आम बात हो गई है। सबके पास कार है और ये कारें उन मानकों पर अमल नहीं कर रही हैं जो अमेरिका और यूरोप में होते हैं। सरकारें समस्या को सुलझाने के लिए निवेश तब जाकर करती हैं जब समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में भी 100 साल पहले ऐसा ही हुआ।
सरकार फैक्ट्रियों को शहर से बाहर ले गई, क्लीन एयर एक्ट बना, प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगा, कोयले की जगह गैस ने ली, पार्क बनाए गए, सार्वजनिक यातायात का नेटवर्क खड़ा किया गया। ऐसा करके सरकार ने पर्यावरण नियमों के आलोचकों को दिखा दिया कि जिंदगी बचाने का मतलब पैसा बचाना भी होता है। ये तर्क ठीक नहीं है कि अगर आर्थिक रूप से विकसित होना है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा ही। पर्यावरण बर्बाद होगा तो मेरे फेफड़े भी नहीं बचेंगे। लेकिन यूरोप में भी समस्या अभी पूरी तरह नहीं सुलझी है। वायु प्रदूषण के चलते अब भी यूरोप में हर साल 4 लाख मौतें हो रही हैं। हालांकि यूरोप अपनी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एशिया की फैक्ट्रियों में करने लगा है, तो उसने अपना कुछ वायु प्रदूषण भी एक्सपोर्ट कर दिया है। तो फिर इससे भारत के शहर क्या सबक सीख सकते हैं? भारत में फ्यूल के मानक सख्त हो रहे हैं। कुछ शहरों में पावर स्टेशन बंद किए जा रहे हैं और इवन ऑड जैसे प्रयोग भी हुए हैं। भारत पड़ोसी देश चीन में प्रदूषण के खिलाफ छिड़े युद्ध की तरफ भी देख रहा है। बीजिंग ने 2013 से 2018 के बीच अपने महीन प्रदूषक तत्वों के स्तर में 35% की कमी की है। लेकिन भारत के शहरों में हवा को साफ करने का काम बहुत धीमा है। जब तक सरकार प्रदूषण के स्रोतों से नहीं निपटेगी, तब तक आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। इसीलिए धारियश राठौड़ हेपा फिल्टर बना रहे हैं। ये जहरीले तत्वों को रोक लेता है। ये 1 हफ्ते बाद का है। 1 महीने में कुछ ऐसा दिखेगा और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होगा। दिल्ली में इसी प्रदूषण के बीच आप सांस लेते हैं। इस फिल्टर को 3 महीने इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिल्टर कोई समाधान नहीं। वायु प्रदूषण के मूल कारणों को रोकना होगा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर के हर कमरे में एयर प्यूरिफायर है। हम कोशिश करते हैं कि हवा साफ होती रहे। सबसे पहले जितना हो सके हम अपने बच्चों को बचाते हैं, फिर हम बाहर की दुनिया में इससे लड़ते हैं। एक माँ ऐसा ही करेगी। समाधान कई हैं। बस भारत के शहरों को उन्हें बड़े स्तर पर लागू करना होगा ताकि किसी तरह प्रदूषण कम हो सके।